हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज हम सैलरी के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले ही सैलरी की बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा। आज हम सैलरी के सेक्शंस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैलरी का सेक्शन फ्रॉम 15 टू 17 होता है। सेक्शन 15 को चार्ज सेक्शन भी कहा जाता है। सेक्शन 15 में बताया गया है कि इनकम पर मतलब सैलरी इनकम पर किस बेसिस पे टैक्स चार्ज किया जाता है। फर्स्ट, ड्यू बेसिस। ड्यूज बेसिस मतलब आपने इनकम मतलब आपने सर्विसेज 12th मंथ की तो प्रोवाइड की हैं किसी भी कंपनी में या फिर कहीं जहां आप जॉब कर रहे हैं, आपने 12 मंथ तक वहां काम किया है, लेकिन अभी तक आपको सैलरी बस 11 महीने की ही मिली है। लेकिन जब आपको टैक्स पेड करना होगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बस 11 मंथ की सैलरी रिसीव की है तो बस उस 11 मंथ की सैलरी पे ही टैक्स लगे, बल्कि क्योंकि आपने 12 महीने की सर्विस प्रोवाइड की है और 1 महीने की सैलरी जो कि ड्यूज़ है अभी आपको मिली नहीं है, उस पर भी आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अर्नड इनकम है। भले ही वो रिसीव ना हुई हो, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे उस इनकम पे भी टैक्स चार्ज करेगी जो कि ड्यूज़ है। सेकेंड, रिसीव्ड बेसिस। द इनकम विच इज़ received, it may be earned income or it may be received in advance। मतलब वैसी इनकम जो आपने अर्न किया, मतलब आपने 12 महीने काम किया और आपने 12 महीने की सैलरी पाई। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपने 12 महीने सर्विस प्रोवाइड की और इसके बदले में आपको 2,40,000 रुपये हुए, तो आपको इस पूरे इनकम पे तो पेड करना ही होगा। और अगर आपने कोई एडवांस इनकम ले ली, मान लीजिए कि आपने नेक्स्ट ईयर के भी 2 महीने के इनकम इसी मंथ में ले ली, आपको कुछ काम आया और आपने 2 महीने का एडवांस ले लिया, तो ये 2 महीने की इनकम भी आपको इसी ईयर में चार्ज हो जाएगी। तो 2,40,000 प्लस 40,000 दैट इज़ 2,80,000। अब अगर आपको इस साल जब टैक्स पे करना होगा तो आपको पूरे 2,80,000 पे टैक्स पे करना होगा, ना कि 2,40,000 पे। थर्ड, बिटवीन 1 and 2 विच एवर इज अर्लियर दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मतलब वैसा अमाउंट जो ड्यूज हो आपको मिला ना हो, या फिर वो अमाउंट जो आपने एडवांस में ही रिसीव कर लिया हो, जो भी पहले हुआ हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसी इनकम पे टैक्स चार्ज करेगी। रिसीव्ड और एक्रूअल बेसिस, विच एवर इज अर्लियर इनकम टैक्स विल बी चार्ज ऑन दैट अमाउंट। एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब हुआ, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2015-16 के असेसमेंट ईयर से आपको 5,000 रुपये पर मंथ बढ़ा कर दिया जाएगा, बट आपको 5,000 रुपये बढ़ाकर 2015-16 के असेसमेंट ईयर से मिले नहीं हैं, वो आपको 2019-20 के असेसमेंट ईयर में एक ही बार जितने भी ड्यूज अमाउंट थे सारे मिले। तो इन 4-5 सालों में जो आपके ड्यूज अमाउंट थे एरियर सैलरी, तो उस पर आपके टैक्स नहीं लगेंगे। जब आप 19-20 में वो सारा अमाउंट एक ही बार रिसीव करेंगे तब आपको एक ही बार उन सब पे टैक्स देना होगा। लेकिन क्योंकि आप एक ही बार इतने सारे पैसे रिसीव करेंगे तो आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 89(1) में आपको कुछ रिबेट प्रोवाइड करेगी, जिसके अंडर आपको कुछ टैक्स में कमी में होगी और आपको थोड़ा कम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि
ये आपकी तो गलती नहीं कि आपको वो एरिया इतने देर से मिले, आपको इनकम के साथ कंटिन्यूअसली नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड करती है, जिससे आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। सेक्शन 16 को डिडक्शन सेक्शन कहा जाता है। सेक्शन 16(1)(a), इसके अंदर में स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। इसमें कोई भी सैलरी होल्डर या पेंशन होल्डर जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, जो सैलरी रिसीव कर रहे हैं या फिर अपने पुराने एम्प्लॉयर से आफ्टर रिटायरमेंट वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं, तो वो इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। पहले ये अमाउंट 40,000 था, बट अभी इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसकी क्या कंडीशन है? अमाउंट ऑफ सैलरी, मतलब जितनी भी आपकी एनुअल सैलरी है, या रुपये 50,000 मतलब 50,000, जो भी इन दोनों में से कम होगी, विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस। फ्रेंड्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस और आगे की डिडक्शंस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सैलरी में क्या क्या आता है। सेक्शन 17 में सैलरी को डिफाइन किया गया है। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, और सैलरी मतलब सैलरी को आप वेजेस के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं इस क्वेश्चन में सैलरी ना लिखकर वेजेस दिया हो तो उसे इग्नोर ना करें। सेकेंड, एन्यूटी और पेंशन, एनी ग्रेजुइटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, मतलब ऐसी कोई भी अमाउंट जिससे आपकी सैलरी या वेजेस बढ़ जाती हैं। एनी एडवांसेज ऑफ सैलरी, मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप एडवांस भी लेंगे, अगर आप नेक्स्ट ईयर की सैलरी को भी इसी ईयर में एडवांस में ले लेते हैं, तो वो भी आपकी इसी ईयर में टैक्सेबल होगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, दैट इज लीव इनकैशमेंट, मतलब ऐसा अमाउंट जो कोई एम्प्लॉय इसलिए रिसीव कर रहा है क्योंकि उसने अपनी छुट्टियां नहीं ली हैं। मतलब हर एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां दी जाती हैं कि वो साल में इतने दिन की छुट्टी को ले सकता है, इतने दिन की छुट्टी अवेल कर सकता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय उस ईयर में छुट्टी ले ही ना और लगातार काम करे, तो उस लीव पीरियड के लिए भी उसे कुछ अमाउंट दी जाती हैं, जिसे लीव इनकैशमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% of employees' salary and interest credited to recognized provident fund of 9.5%। सॉरी, यहाँ पे एक्सेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे एक्सेस ऑफ 9.5%। इन सबको हम फर्दर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लें कि सेक्शन 17 में जो सैलरी की डिफिनेशन दी गई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। द एग्रीगेट ऑफ ऑल सम्स दैट आर comprised in transferred balance of employee participating in and recognized provident fund to the extent to which is chargeable to tax. The contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under a notified pension scheme refer to section 80 CCD। इसे हम फर्दर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसे शॉर्ट में
ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके आगे और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। दिस ऑल टुगेदर कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, मतलब जो मैंने पीछे आपको 9 चीज़ें दिखाई, उन सभी को अगर आप टोटल करते हैं तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। फ्रॉम ग्रॉस सैलरी द फॉलोइंग 2 डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 16। फर्स्ट इज डिडक्शन फ्रॉम इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये कहाँ आता है? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। एंड डिडक्शन ऑन अकाउंट फॉर एनी सम पेड टुवर्ड्स टैक्स ऑन इंटरटेनमेंट या एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। ये कहाँ आएगा? सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में। आफ्टर अलाउिंग द एबव डिडक्शन द रिमेनिंग अमाउंट अराइव्ड इन द इनकम अंडर हेड सैलरी। तो चलिए ये ग्रॉस सैलरी के बारे में जानने के बाद अब हमें डिस्कस करना है वो सारी अलाउंसेस जो ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट की जाती हैं। फर्स्ट, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले तो ग्रॉस सैलरी में ऐड किया जाता है। फर्स्ट एडेड, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर उसका एम्प्लॉयर इंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है तो पहले उस पूरे अमाउंट को ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे और उसके बाद उस पर डिडक्शन अलाउ होगा। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी डिडक्शन अंडर इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस में कितने अमाउंट का डिडक्शन मिल सकता है। फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट, मतलब आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में कितने अमाउंट मिल रहा है, आपने एक्चुअली में इंटरटेनमेंट अलाउंस के में कितना अमाउंट रिसीव किया है। मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट, मतलब आप मैक्सिमम कितना आपको डिडक्शन मिल सकता है, ये लिमिट है जो गवर्नमेंट ने लगाई है कि आपको इससे ज़्यादा डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। 20% और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बहुत ही कम होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि वो मैंने 9 पॉइंट आपको बताया, और उसमें अलाउंसेस भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का 20% लेना है, और इन तीनों में से एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टिबल, मतलब इसमें जो भी कम होगा बस उसी अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि हमारा दूसरा अलाउंसेस है, जो कि ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। Whatever amount is paid by employee on this account 100% डिडक्टेबल, मतलब इसके अंडर में अगर कोई एम्प्लॉय जितना भी पैसा पे करता है, अपने तरफ से देता है, वो सारा का सारा डिडक्टेबल होगा, 100% डिडक्टेबल। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉय को 20,000 रुपये दे रहा है, और अगर एम्प्लॉय पूरा का पूरा 20,000 इसमें खर्च कर देता है तो उसे पूरे 20,000 रुपये की डिडक्शंस मिल जाएंगी। और अगर एम्प्लॉयर 30,000 देता है और एम्प्लॉय बस 20,000 ही खर्च करता है तो उसके 10,000 पे टैक्स लगेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय को सिर्फ कुछ देता ही नहीं, जीरो अमाउंट दे रहा है,
इस अलाउंस के नाम पे। फिर भी अगर एम्प्लॉई अपने तरफ से 20,000 30,000 वट एवर अमाउंट वो एक्सपेंस करता है तो उसे जितना भी वो अमाउंट पेड करेगा उस पर उसे डिडक्शन मिल जाएंगी। द अमाउंट can't exceed the tax amount can't exceed 2,500। मतलब ये अमाउंट जो टैक्स के रूप में चार्ज की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से वो 2,500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अब इसके आगे तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो आगे के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देन डोंट फॉरगेट टू गिव योर ओपिनियन थ्रू कमेंट। थैंक यू।